हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ MPPSC का असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, पिछले साल 2024 में, उसमें जो पेपर वन जिसमें कि MP GK से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, उस पेपर को, ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त इसकी तैयारी कर रहे होंगे और 1 जून 2025 को आपका एग्ज़ाम भी है। तो इसी श्रृंखला में मैं ये पेपर आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि दोस्तों इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम जो 2017 में हुआ था, उसमें केवल सब्जेक्ट पूछा गया था। ये पहली बार था पिछले साल, यानी कि 2024 में, जब फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चंस भी ऐड किए गए थे, जिसमें MP GK के विषय में पूछा गया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, जिन्होंने पिछली बार भी एग्ज़ाम दिया है, अगर मेरे कुछ ऐसे अचीवर्स हैं तो उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो पहली बार इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर MPPSC के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले हैं, तो उन्हें इस एग्ज़ाम के इस पेपर को देखकर ये आइडिया हो जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, फर्स्ट पेपर में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पेन चेंज कर लेती हूँ दोस्तों, थोड़ा ये लाइट है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है दोस्तों, आप जो नए दोस्त हैं वो सोच रहे होंगे कि ये तो MP जनरल नॉलेज का पेपर है, तो फिर यहाँ पे ये कैसे दिया हुआ है, DPSP से यहाँ पे क्वेश्चन हमें कैसे मिला हुआ है। तो दोस्तों, मैंने चैनल पे अपने MPPSC जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, उसकी पूरा सिलेबस जो है चैनल पे डाला हुआ है। एक शॉर्ट में आपको पूरा चैनल पे उसका सिलेबस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस भी पड़ा हुआ है, वो भी मिल जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों का मेंशन किया हुआ है, इनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्तर का ये पेपर रहा था पिछली बार। तो आप इसको देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं कि आपको अपनी तैयारी को, क्योंकि अब लगभग 1 महीना बचा है, तो किस दिशा में कितनी मेहनत आपको करने की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन था? तो आपको बताना है सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन था। तो ये था दोस्तों अलीराजपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बुंदेला विद्रोह की समयावधि क्या है? बुंदेला विद्रोह की समयावधि आपको बतानी है। तो ये है 1842 से लेकर 1843 तक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है। निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो बहुत कम होती है, अपेक्षाकृत कम होती है? तो किस में कम होती है दोस्तों? तो ये होती है भिंड में। ठीक है, भिंड इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि यहाँ आपको गलत कथन जो है वो चुनना है। पहला वो इसमें पूछ रहा है, मैंगनीज उत्पादन में प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वही हमारा सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। मैंगनीज उत्पादन में प्रदेश का, यानी कि मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 6, जो कि ICT से पूछा गया है। ICT भी सिलेबस में है दोस्तों, तो ये प्रश्न ICT से पूछा गया है। तो देखते हैं इसका क्या क्या आंसर होगा। तो वायरस किससे मिलाएंगे हम? तो वायरस को मिलाएंगे नेटस्काई से। ठीक है, वार्म क्या है? तो वार्म है निम्डा। रैमसमवेयर, तो रैमसमवेयर वनाक्राई। एंटीवायरस अवास्ट। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद धारण करेगा जब तक कि उसकी उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता? यह व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? तो ये व्यवस्था आर्टिकल नंबर 156 में की गई है। ठीक है, 156 में ये व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है? नर्मदा बेसिन में स्थित नहीं है ऐसी परियोजना का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो कौन सी है? राजघाट परियोजना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9।
मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तांबा के संबंध में सही नहीं है ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तांबा निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो इस तरीके से ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तांबे में प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। ठीक है, तांबे में देश का प्रथम स्थान कब था? तो ये था 20 और 21 में। ठीक है, जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय तांबे में प्रथम नहीं था। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा गलत कथन हो जाएगा और हमारा आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत कथन ही छांटना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 10 पूछ रहा है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किस आधार पेमेंट ब्रिज पर आधारित है? किस पे आधारित है ये बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये NACH पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है पटियाला में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है? बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित है बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है? नंदीशाला योजना के लिए कौन पात्र बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या अधिक क्या है? पशु हैं। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया था? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2001, 2002। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल्स पार्क कहाँ पे है? ये आपको बताना है। तो ये कहाँ है? भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 उमंग जो ऐप है वो किसके साथ एकीकृत है? ये आपको बताना है। तो ये आधार और डिजी लॉकर दोनों के साथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 17 प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है? लिंक्डइन का स्वामित्व जो है वो किसके पास है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 18 रामनगर यानी कि मंडला में स्थित बेगम हजरत महल का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था? तो ये किसके स्मृति में कराया गया था? तो ये चिमनी बेगम यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चिमनी बेगम की स्मृति में कराया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नाद चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? नाद चांद का मेला किस स्थान पर? तो ये पन्ना में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? पन्ना में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 वर्ष 2023 के 58वें ठीक है 58th यानी कि 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आपको बताना है कौन थे। तो ये थे जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और श्री गुलजार। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है, ए और सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार था वो जीता था? तो किसने जीता था? तो ये जीता था अनुसुईया सेन गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फायरवॉल को क्रियान्वित किया जा सकता है, तो कैसे क्रियान्वित किया जा सकता है फायरवॉल को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर द्वारा। कई दोस्तों ने सॉफ्टवेयर बताया था, लेकिन जो आयोग ने अंतिम रूप से इसका उत्तर मांगा था वो ऑप्शन नंबर सी माना था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है ई-बिज़ पहल का संचालन डैश विभाग द्वारा किया जाता है। आपको बताना है किस विभाग द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए आर्थिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा इसका संचालन जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता का परियोजना जो है वो चलाई
जा रही है। दोस्तों ये प्रश्न जो था वो डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, इसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो इसका उत्तर था इसमें ये था कि ओमकारेश्वर में जो है वो लगाई गई है, पर यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पूछी गई थी, तो उसके हिसाब से इसका आंसर नीमच होना चाहिए था। लेकिन आयोग ने क्या किया था, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। लेकिन मैं इस प्रश्न को फिर भी आपको बता दे रही हूँ कि भले डिलीट हो गया हो, लेकिन एक प्रश्न तो है ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साप्ताहिक समाचार पत्र कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था। कर्मवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था, तो ये होता था जबलपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर कम हो जाता है। तो समुद्र से दूर होने के कारण ये वाला ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा सही उत्तर यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही छांटना था। अगला प्रश्न है, एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी के अंतर्गत सतना जिले का क्या उत्पाद है। सतना जिले का उत्पाद जो है वो बताना है, तो उसका उत्पाद है टमाटर, ठीक है, टमाटर। चलिए आगे देखते हैं, जॉर्ज कैसल मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ये है दोस्तों माधव राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पता होगा दोस्तों, अभी ये 58th टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, ठीक है, इसी साल, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद फरवरी 2025 में ही ये क्या बना है, 58th टाइगर रिजर्व जो है वो बना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका था, लेकिन हम देख लेते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से कौन सा नहीं है बताना था, तो इसमें नोटपैड जो था वो बताया गया था, लेकिन फिर भी इसे क्या कर दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में निहित की गई है। ये बात तो किस में की गई है, धारा 43A में, ठीक है, धारा 43A में। देख सकते हैं दोस्तों कि प्रश्नों का जो स्तर है काफ़ी अच्छा पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न देखकर, ये पेपर देखकर आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको अपनी तैयारी को किस दिशा में ज़्यादा धार देनी है, ठीक है। भारत की वन दशा रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्न में से कौन से जिले के वन आवरण 33% जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत से कम है, ठीक है, 33% से भी कम है। तो किसका है दोस्तों, तो यह है छतरपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। ये भी प्रश्न दोस्तों डिलीट कर दिया गया था। देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता, ये तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा वही दोबारा आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 32, ठीक है, चलिए देखते हैं, 31 तक हम कर चुके। 32वां प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या स्थित है बताना दोस्तों। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में क्या स्थित है, कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेव की पहाड़ियाँ, यानी कि महादेव हिल्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 33, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे पंडित कुंजीलाल दुबे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यूपीआई P2P में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा कितनी होती है। आपको बताना है कितनी सीमा होती है दोस्तों, तो ये होती है 1 लाख। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1 लाख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 35, वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा आसन है, यानी कि कितने विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो कितनी सीटें हैं यहाँ पे, तो ये है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 230 जो यहाँ पे आसन या सीटें हैं। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 36, राजा राम मंदिर कहाँ पे है। तो राजा राम मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये है ओरछा में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 37, अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को परास्त किया था। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है कीर्तिवर्मन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 38। तो प्रश्न संख्या 38 क्या कह रही है, मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति वितरण एवं प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको चुनना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत संबंधी संपूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश जो है इसमें मध्य प्रदेश मंडल के क्या है, अधीन है। ये प्रश्न हमारा, ये कथन यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। रोबोट क्या कर सकते हैं, रोबोट क्या कर सकते हैं पूछा गया है। तो कार वेल्डिंग, सर्जरी, विस्फोटक को ढूंढना, तो सभी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। 31 मार्च 2003 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था, ये आपको बताना है। तो कौन सा स्थान था, 8th यानी कि 8वां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 41। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों पर मतदान हुआ था, कितने के लिए मतदान हुआ था लास्ट में जो सबसे अंतिम चरण में हुआ था। सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो कितने में हुआ था, 57 सीटों पे मतदान जो है वो अंत में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। भारत का प्रथम ग्रीनफील्ड SEZ सेज मध्य प्रदेश में किस जगह बनाया गया था, तो ये बनाया गया था पीथमपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जागो ग्राहक जागो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। ये प्रश्न भी सोच डिलीट कर दिया गया था, लेकिन हम इसका उत्तर देख लेते हैं क्या है। तो इसका उत्तर है मदन लाल अग्रवाल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किस क्षेत्र से था, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बैतूल जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। इसी के आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बांध बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है। तो कौन सा है जो बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है दोस्तों, तो ये बना है मटियारी बांध। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 46, क्वेश्चन नंबर 46। किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर बिटली गोल्ड अवार्ड 2024 हेतु चुना गया है। तो किसको चुना गया था, तो ये चुना गया था डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मध्य प्रदेश का जो है वो जो जीके है वो दिया हुआ है सिलेबस में, लेकिन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल जीके भी यहाँ पे पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। मसणिया गीत मृत्यु गीत का प्रचलन किस क्षेत्र में है, ये कब गाया जाता है। तो मसणिया गीत कब गाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ पे गाया जाता है, निमाड़ में गाया जाता है। मृत्यु पर ये गाया जाता है निमाड़ में, निमाड़ रीजन में। ठीक है। अगला 48। भारिया जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवासरत है, तो भारिया जनजाति कहाँ है, छिंदवाड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मार्च 2024 में रणजी क्रिकेट फाइनल में मैच में डैश टीम ने डैश टीम को हराया था। किस टीम ने किस टीम को हराया था, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, मुंबई ने विदर्भ को हराया था। ठीक है। आज अंतिम प्रश्न देखते हैं इसका, प्रश्न संख्या 50। तो 50वां प्रश्न है दोस्तों, होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठाकुर दौलत सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का जो फर्स्ट पेपर था उसके हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो सारे प्रश्न 2024 वाले एग्ज़ाम में पूछे गए थे। 2023 में तो फॉर्म भरा गया था, लेकिन जो परीक्षा थी वो 2024 में हुई थी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने से ज़रूर हेल्प मिलेगी। अभी 1 महीने का समय है, आप देख सकते हैं कि आपको किस क्षेत्र में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और क्या क्या और पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ कहाँ से किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कीजिएगा अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।